हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये सब टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, देखो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हर एक कंट्री जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहती है। एवरी कंट्री इज बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। हर एक कंट्री चाहती है कि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। अब ये जो है कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है, ये आपको पता चलता है उस कंट्री का जीडीपी देख के, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देख के। अगर कोई कंट्री का जीडीपी हर साल बढ़ रहा है, अगर कोई कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट हर साल पॉजिटिव है, तब आप बोल सकते हो कि वो कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है। जैसे कि प्रेजेंटली इंडिया का जीडीपी $3.5 ट्रिलियन है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 5 ट्रिलियन बाय द ईयर 2025। तो ये जो जर्नी है 3.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक इंडियन इकोनॉमी को, इंडिया के जीडीपी को पहुंचाने का ये जो जर्नी है, ये कैसे पॉसिबल होगा? कैसे पॉसिबल है कि हर साल इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव हो, हर साल इंडिया का जीडीपी में बढ़ोतरी हो, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, हमारे जो इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी है वो 3.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक पहुँच जाए? ये कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जब हमारी इकोनॉमी में निवेश हो रहा है, जब हमारी इकोनॉमी में फैक्ट्री खुल रही है, इंडस्ट्री खुल रही है, जब हमारी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट खोल रही है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में, उत्पादन हमारी इकोनॉमी में बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में बढ़ रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री का जीडीपी हर साल बढ़ेगा। अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, निवेश ही नहीं हो रहा है, अगर उत्पादन, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, अगर हमारी इकोनॉमी में डिमांड ही पैदा नहीं हो रही है वो गुड्स एंड सर्विसेज, तो कैसे हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा? वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत, इन्वेस्टमेंट जो निवेश है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहती है। अब ये इन्वेस्टमेंट करेगा कौन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट 3 तरीके से हो सकता है। या तो कोई प्राइवेट पार्टी इन्वेस्ट कर रही हो, ठीक है, हो सकता है कोई प्राइवेट पार्टी इन्वेस्ट कर रही हो, कोई छोटे निवेशक जैसे कि मैं, आप अगर इन्वेस्ट करना चाहे, हम अगर फैक्ट्री खोलना चाहे, हम अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहे, हम अपने बिजनेस जो है इस्टेब्लिश करना चाहे, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहे, हम अपने ब्रांड बनाना चाहे, ये हो सकता है। ये हो सकता है कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रहा हो इंडिया में, जैसे कि अडानी हो गया, अंबानी, टाटा, बिरला, ये लोग निवेश करें इंडिया में, एक ये तरीका है। हो सकता है गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट निवेश कर रही है, गवर्नमेंट जो है सरकारी कंपनी खोल रही है, अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को गवर्नमेंट खोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि स्टील जो है हम बनाएंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाएगा, विमान उड़ाना है, एयर इंडिया उड़ाएगा, तो गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर सकती है। तीसरा क्या तरीका है इन्वेस्टमेंट का? तीसरा तरीका है कि कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करे, या कोई नॉन रेसिडेंट जो भारतीय निवासी नहीं है, जब वो इंडिया में निवेश करे, वो इंडिया में इन्वेस्ट करे, तब भी तो इकोनॉमिकली हम ग्रो करेंगे, ठीक। तो आज हम लोग जो इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट बाहर देश से आ रहा है, इंडिया से नहीं। इंडिया से तो इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है, इंडिया से तो सरकार इन्वेस्टमेंट कर ही रही है, जो प्राइवेट पार्टी है इंडिया में वो तो इन्वेस्टमेंट कर ही रही है, लेकिन जो निवेश बाहर देशों से आ रहा है उसके बारे में भी हमें जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो जब कोई नॉन रेसिडेंट, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो भारतीय निवासी नहीं है, या कोई नॉन रेसिडेंट एंटिटी, कोई फॉरेन कंपनी जब इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, इंडिया में निवेश कर रही है, किस तरीके से हो सकता है? इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री खोल रही हो, अपनी प्रोडक्शन यूनिट खोल रही हो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रही हो, या इंडिया में आके अपने ब्रांचेस जो है अपनी कंपनी के खोल रहे हो, या कोई एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी है उसको एक्वायर कर रहे हो, उसके साथ मर्ज कर रहे हो, ये सब आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फोक्सवैगन एक जर्मन बेस्ड ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, ये इंडिया में पुणे में आके अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली, औरंगाबाद में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली। एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है,
नोएडा में आके अपनी फैक्ट्री खोल रही है। फिर स्टारबक्स हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, इंडिया में आके अपने ब्रांचेस खोल रही है। तो ये सब क्या है? ये सब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय नॉन रेसिडेंट एंटिटीज लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज टू कैरी आउट बिजनेस ऑपरेशंस इन इंडिया विथ मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हो सकता है कि कोई फॉरेन बैंक आ रहा हो इंडिया में, अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, जैसे कि सिटी बैंक हो गया, HSBC बैंक हो गया। तो गुड्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं वो लोग, हो सकता है वो लोग कुछ वस्तु प्रोवाइड कर रहे हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, दोनों ही हो सकता है। एम्प्लॉइंग पीपल एंड मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखो जब हम बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो है, यहाँ पे कोई फॉरेन कंपनी अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स को खरीद रही है, या कोई नॉन रेसिडेंट जो भारतीय निवासी नहीं है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कोई फॉरेन इन्वेस्टर आके अपनी प्रोडक्शन यूनिट, अपने ब्रांचेस, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं खोल रहा है, यहाँ पे बेसिकली वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई इंडियन कंपनी के शेयर्स को खरीद रहा है, वो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आप इंडस्ट्री सेटअप नहीं करोगे, आप यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्री नहीं खोलोगे, आप यहाँ पे आके अपने ब्रांचेस नहीं खोलोगे। जो एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी है, आप उसी के शेयर्स को खरीद रहे हो, उसी के स्टेक को आप एक्वायर कर रहे हो, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखो in foreign direct investment, both the ownership and the control of the firm is with the investor. The foreign investor usually takes a considerable stake. देखो अब सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि किस हिसाब से आप डिसाइड करोगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है। देखो सपोज फेसबुक ने टाटा स्टील के शेयर्स को खरीदा इंडिया में, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्ट करना चाहती है फेसबुक, और टाटा स्टील के सपोज 5% शेयर्स को खरीदा, या फिर फेसबुक ने टाटा स्टील के सपोज 50% शेयर्स को खरीदा, या फिर फेसबुक ने टाटा स्टील के 15% शेयर्स को खरीदा। अब आप इसमें से किसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलोगे और किसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलोगे? अगर 5% शेयर खरीद रही है फेसबुक टाटा स्टील का, तो क्या आप इसको FDI बोलोगे? अगर 15% खरीद रही है, क्या आप इसको FDI बोलोगे? 50% खरीद रही है, इसको FDI। तो किसको FDI बोलोगे और किसको FPI बोलोगे? तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफाइन किया कि कितना आप शेयर्स खरीद रहे हो, उस हिसाब से डिफाइन किया जाएगा कि वो FDI है कि FPI है। ठीक है, तो देखो FDI, इफ़ अ फॉरेन इन्वेस्टर परचेजेस 10% और मोर शेयर इन लिस्टेड कंपनी, तब हम लोग उसको बोलेंगे FDI। लेस देन 10% को हम लोग बोलेंगे FPI। मतलब कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर 10% या उससे ज़्यादा शेयर्स खरीद रहा है कोई लिस्टेड कंपनी की, लिस्टेड कंपनी मतलब द कंपनी विच इज़ लिस्टेड इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि टाटा स्टील। टाटा स्टील एक लिस्टेड कंपनी है। सपोज फेसबुक ने टाटा स्टील के 15% शेयर्स को खरीदा, तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। अगर फेसबुक ने टाटा स्टील के सपोज सिर्फ 5% शेयर्स को खरीदा, तब हम लोग इसको बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो इफ फॉरेन इन्वेस्टर परचेजेस 10% और मोर शेयर इन अ लिस्टेड कंपनी, इट विल बी कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेस देन 10% शेयर्स इन अ लिस्टेड कंपनी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये हो गई लिस्टेड कंपनी की बात। अनलिस्टेड कंपनी में कितना भी इन्वेस्टमेंट हो, 10% शेयर्स खरीदो, 5% खरीदो, 50% खरीदो, उससे मतलब नहीं है। कितना भी आप शेयर्स खरीदो, अगर अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओनली। तब हम लोग उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे। भले ही इन्वेस्टमेंट 2% हो रहा हो, भले ही शेयर होल्डिंग जो है 2% की हो, लेकिन वो कहलाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो Also, any foreign investment in an unlisted company is called foreign direct investment. In unlisted company, there is no distinction of more than 10% or less than 10%. ठीक है, देखो this investment may result in transferring funds, resources, technical know-how, strategies, etc. There are several ways of making FDI. किस किस तरीके से FDI हो सकता है इंडिया में? या तो अपनी फैक्ट्री खोल दो, अपनी प्रोडक्शन यूनिट खोल दो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल दो, अपने ब्रांचेस खोल दो, अपनी सब्सिडरी कंपनी जो है खोल दो, ये तरीका है। या अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप कोई एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी को एक्वायर कर लो, उसके साथ मर्ज हो जाओ, क्रिएटिंग अ जॉइंट वेंचर। तो ये सब तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। द मेथड्स ऑफ FDI कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। तो किस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इंडिया में? एक होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। जब हम बात करते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स स्टार्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच।
अगर कोई फॉरेन कंपनी सपोज इंडिया में आ रही है, वो अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए आ रही है, ठीक है, वो लैंड भी खरीदेगी, वो जो है अपनी फैक्ट्री खोलेगी, मशीन लाएगी, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को हायर करेगी, अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट करेगी, मतलब सब कुछ जो है वो शुरू से, मतलब एक पूरा शुरुआत वो कर रही है यहाँ से। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी को एक्वायर कर रही है या उसके शेयर्स को खरीद रही है, वो होता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब स्टार्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम दी स्क्रैच, अपना लैंड खरीदेगी, लाइसेंस जो है गवर्नमेंट से लेगी, अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, एम्प्लॉयज़ को हायर करेगी, सब चीज़ जो है वो शुरुआत से एकदम शुरू करेगी, वो होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में वो यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्री नहीं खोलेगी, यहाँ पे आके अपनी प्रोडक्शन यूनिट नहीं खोलेगी, बोलेगी भाई हम क्यों रिस्क ले इतना, जो वेल स्टैब्लिश इंडियन कंपनी कोई है हम उसी में से जो है थोड़ा बहुत शेयर्स खरीद लेते हैं, उसी कंपनी को या तो हम एक्वायर कर लेते हैं, उसी कंपनी के साथ हम जो है मर्ज हो जाते हैं। ये सब तरीका होता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में आप जो है अपनी फैक्ट्री खोल रहे हो, अपनी प्रोडक्शन यूनिट खोल रहे हो, अपने ब्रांचेस खोल रहे हो, जैसे कि फोक्सवैगन जर्मन बेस्ड ऑटोमोबाइल कंपनी है, पुणे में आके औरंगाबाद में आके अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली, ये था ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलो, तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? व्हेन कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन एफडीआई, दे बिल्ड अप देयर ओन फैक्ट्री इन अ डिफरेंट कंट्री एंड ट्रेन पीपल टू वर्क इन देयर फैक्ट्री और organization. Brownfield investment, in this method the foreign companies do not build something from scratch in another country. These companies expand their business by either going for cross border mergers and acquisition. तो ये होता है brownfield investment. तो अब हम लोग देखते हैं रूट्स फॉर एफडीआई। देखो, गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, गवर्नमेंट सेक्टर्स को लिस्ट करती है कि हम किन सेक्टर्स में एफडीआई को अलाउ करेंगे और किन सेक्टर्स में हम एफडीआई को अलाउ नहीं करेंगे। सपोज गवर्नमेंट ने बोला कि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में एफडीआई अलाउ करेंगे, बैंकिंग सेक्टर में हम एफडीआई अलाउ करेंगे, तभी तो एचएसबीसी बैंक आया इंडिया में, सिटी बैंक आया इंडिया में। अगर एफडीआई अलाउ ही नहीं आता तो कैसे आते फॉरेन बैंक्स इंडिया में, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला अगर सपोज फार्मास्यूटिकल में हम एफडीआई अलाउ नहीं करेंगे, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि किन किन सेक्टर्स को एफडीआई के लिए खोलना है और किन सेक्टर्स को नहीं खोलना है, ठीक है। तो दो रूट है, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स मेंशन कर देती है कि अगर आपको इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको ऑटोमेटिक रूट द्वारा आना पड़ेगा, अगर इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको अप्रूवल रूट द्वारा आना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है सेक्टर्स को मेंशन कर देती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट में? देखो, अगर ऑटोमेटिक रूट द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस केस में गवर्नमेंट और आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है तो गवर्नमेंट और आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत नहीं है इफ़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ कमिंग थ्रू दी ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। अगर ऑटोमेटिक रूट द्वारा कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मतलब ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा रहा है जहाँ पे ऑटोमेटिक रूट द्वारा आपको आना है, तो उस केस में गवर्नमेंट और आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत नहीं है प्रायर टू मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। सिर्फ आपको क्या करना है, जिस दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके 1 महीने पहले आपको बस आरबीआई को एक नोटिस देना है कि भाई हम इतना जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आरबीआई ने अगर ऑब्जेक्ट नहीं किया तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको परमिशन नहीं लेना है किसी से, आपको डिपार्टमेंट्स के पीछे, मिनिस्ट्रीज़ के पीछे भागना नहीं है, ठीक है। ये होता है ऑटोमेटिक रूट। अप्रूवल रूट में आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है प्रायर टू मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको परमिशन लेना है गवर्नमेंट का। अंडर द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट रूट, द फॉरेन इन्वेस्टर और द इंडियन कंपनी शुड ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज और बॉडीज स्पेसिफाइड। इसमें क्या होता है, देखो, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में 5000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर रही है, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में 5000 करोड़ तक हो रहा है, उस केस में किसके परमिशन की ज़रूरत है, मिनिस्ट्रीज़ की और डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो हर एक सेक्टर के लिए जो है स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज़ होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस केस में आपको मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स की परमिशन की ज़रूरत है। अगर 5000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तब आपको किसके परमिशन की ज़रूरत है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के परमिशन की ज़रूरत है। देखो, पहले जो था, पहले DIPP था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, लेकिन इसको हटा दिया गया, इसको अबॉलिश कर दिया गया। अब आपको इसके परमिशन की ज़रूरत नहीं है, अब आपको मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के परमिशन की ज़रूरत है। अगर आपको 5000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तब कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। देखो, प्रपोजल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अंडर दिस रूट आर कंसिडर्ड बाय ईदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB। अब इसको एबॉलिश कर दिया गया है। अब आपको डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ के परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर दैट यू आर इन्वेस्टिंग, और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अगर अप टू 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तब डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री की परमिशन की जरूरत है। मोर देन 5,000 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट है तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इन सर्टन केसेस द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स also assess this. The FIPB consider those investment up to 5,000 crore. Above this limit, more than 5,000 crore, the CCEA approval is needed. Approvals are made by different bodies or agencies based on the sector and nature of investment specified by FDI proposal. Some of the sectors that require government approvals include defense, telecom, media, pharmaceutical, insurance, etc. ठीक है, चलो, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने एफडीआई के लिए नहीं खोला है, एफडीआई के लिए प्रोहिबिटेड है। देयर आर फ्यू इंडस्ट्रीज इन वेयर एफडीआई इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर एनी रूट। एफडीआई अलाउ ही नहीं है। क्या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है वो? जैसे कि एटॉमिक एनर्जी होगी, गैम्बलिंग, लॉटरीज, इन्वेस्टमेंट इन चिट फंड्स, निधि कंपनी। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें गवर्नमेंट ने एफडीआई को अलाउ नहीं किया है। एफडीआई मेरिट्स ब्रिंग्स रिसोर्सेस। देखो, जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आ रही है तो क्या अपने साथ सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्स लेके आ रही है? क्या अपने साथ सिर्फ कैपिटल, सिर्फ पैसा लेके आ रही है? नहीं, वो अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आ रही है। जब वोक्सवैगन आएगा इंडिया में, जब IBM आएगा, जब LG आएगा, सैमसंग आएगा, तो अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आएगा। तो ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा FDI होगा इंडिया में, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ज़्यादा निवेश होगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, उतना ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा हमारी कंट्री में। इंक्रीज इन कैपिटल इनफ्लो, प्रमोट्स कॉम्पिटिशन। सो FDI विल बेसिकली प्रमोट हेल्दी कॉम्पिटिशन इन दी डोमेस्टिक मार्केट। कैसे? जब कोई फॉरेन कंपनी आएगी इंडिया में, अब उनका स्टैंडर्ड तो अलग ही होता है, ठीक है। दे विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस। तो अब डोमेस्टिक कंपनीज को भी लगेगा भाई ये फॉरेन कंपनी आ गई, अच्छा खासा हमें कंपटीशन दे रही है, तो हमें भी जो है अपनी क्वालिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें भी अपनी प्राइसिंग पॉलिसी पे ध्यान देने की ज़रूरत है अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो एक हेल्थी कॉम्पिटिशन प्रमोट हो रहा है। इम्प्रूव्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। कैसे? जब ये फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही है तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं जो पहले शायद प्रोड्यूस नहीं होते थे, तो हमें अब उतना इंपोर्ट करने का भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो डिपेंडेंसी है ऑन इम्पोर्ट वो कम हो जाएगा, हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हम जो है ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि अब मल्टीनेशनल कंपनी ज़्यादा आ गई है। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारी डोमेस्टिक मार्केट में प्रोड्यूस हो रहा है, हम काबिल है कि हम उसको एक्सपोर्ट करें। पहले हम काबिल नहीं थे। क्यों? क्योंकि उतनी ज़्यादा फॉरेन कंपनीज नहीं निवेश कर रही थी। जितना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा हमारी कंट्री में, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना प्रोड्यूस किया हुआ माल हम बाहर देशों में बेच पाएंगे, ठीक है। उतना हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हम बाहर देशों से माल खरीदें, हम बाहर देशों से जो है सर्विसेज ले, उतना हमें कम ज़रूरत पड़ेगा। तो हमारा इंपोर्ट जो है कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, विच विल अल्टीमेटली इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। जितना इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के लिए, अब प्रोड्यूस करने के लिए किसकी ज़रूरत है? लेबर की ज़रूरत है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है FDI द्वारा। इंक्रीमेंट इन इनकम, जब इनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जब इनको रोजगार मिल रहा है, तो इनकी इनकम भी बढ़ रही है। एक्सपैंड द मार्केट एंड इंटीग्रेट्स द डोमेस्टिक मार्केट विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। और क्या मेरिट है? देखो, FDI इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब कोई बाहर की कंपनी इंडिया में निवेश कर रही है, सपोज कोई USA बेस्ड कंपनी है, इंडिया में निवेश कर रही है, वो लेके आएगी डॉलर, ठीक है। अब डॉलर में तो वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी, उसको अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो उसको चाहिए कोई रुपया, तो वो जाएगी RBI के पास, भाई लो तुम डॉलर और मुझे दे दो रुपया, क्योंकि मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना और इंडिया में तो रुपया चलता है। मैं जाके वो जो है वो कंपनी जाके इन्वेस्ट करेगी इंडिया में, तो RBI के पास डॉलर आ गया। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि FDI इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा हमारी कंट्री में, उतना फॉरेन करेंसी आएगा RBI के पास, उतना RBI का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक मेरिट है FDI का। डीमेरिट क्या है? ट्राइज टू इन्फ्लुएंस दी पॉलिसीज, मे प्रमोट अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। देखो, अब जब बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अगर आएगी इंडिया में, जैसे कि वॉलमार्ट अगर आई, वॉलमार्ट जैसे आई, तो जो छोटे छोटे किराना दुकान है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉम एंड पॉप स्टोर्स,
तो ये इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो वॉलमार्ट है ये बेसिकली क्या करेगी, ये आपको डिस्काउंट देगी, ये आपको एक पे एक फ्री देगी, ये जो है आपको बहुत कम प्राइस चार्ज करेगी। तो इसलिए जो है ये लोकल स्टोर्स जो है, ये जो किराना दुकान है, ये इफेक्ट होते हैं, इनका जो है प्रॉफिट इफेक्ट होता है, इनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो मे प्रमोट अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। द एंट्री ऑफ लार्ज फर्म्स कैन ऑफन डिस्प्लेस लोकल बिजनेस। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकल बिजनेस जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। एंड मे ड्राइव देम आउट एज दिस स्मॉल कंपनीज कैन नॉट कम्पीट। अगर वो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे ये मल्टीनेशनल कंपनीज में, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? अल्टीमेटली उनको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। एस्केलेशन इन लैंड एंड प्रॉपर्टी प्राइसेस। देखो ऑलरेडी लैंड जो है हमारे पास लिमिटेड है। अब ये जब फॉरेन कंपनीज आ रही है इंडिया में, इनको अपनी फैक्ट्री खोलनी है, इनको अपनी प्रोडक्शन यूनिट खोलनी है, इनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी है, इनको चाहिए लैंड। अब लैंड तो हमारे पास उतना है नहीं, लैंड तो लिमिटेड है, ठीक है। तो डिमांड बढ़ रहा है। ये फॉरेन कंपनीज जब आ रही है, जब निवेश कर रही है इंडिया में, तो डिमांड बढ़ रहा है ना लैंड का। उन्हें अपनी फैक्ट्री खोलनी है, अपनी प्रोडक्शन यूनिट खोलनी है, लैंड चाहिए, लेकिन लैंड तो हमारे पास लिमिटेड है। अब डोमेस्टिक कंपनीज भी लैंड का डिमांड कर रही है, फॉरेन कंपनीज भी लैंड का डिमांड कर रही है, तो ओवरऑल डिमांड बढ़ जा रहा है, सप्लाई कम है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी विल इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए बोला गया एस्केलेशन इन लैंड एंड प्रॉपर्टी प्राइसेस। तो ये होता है एफडीआई का डीमेरिट्स। चलो, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री सच एज स्टॉक्स और बॉन्ड्स अवेलेबल ऑन द exchange. FPI involves the purchase of securities that can be easily bought and sold. तो FPI में आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई फॉरेन कंपनी है या कोई नॉन रेजिडेंट है जो इंडियन कंपनी के शेयर्स को खरीद रहा है, बॉन्ड्स को खरीद रहा है, वो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मेन मोटिव है क्विक रिटर्न, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना और निकल जाना। यहाँ पे सपोज अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के शेयर्स को खरीद रही है, उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। जैसे ही उसको पता चला कि इंडियन स्टॉक मार्केट से उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है जितना अमेरिकन स्टॉक मार्केट से मिल रहा है, तुरंत जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेगी। क्यों? उसको चाहिए क्विक रिटर्न, उसको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, जल्दी जल्दी उसको प्रॉफिट चाहिए। जैसे उसको पता चलेगा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करके यूएसए के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेगी, ठीक है। FPI generally intends to invest money into the foreign country stock market to generate a quick return. Hence, this type of investment is viewed less favorably than direct investment because portfolio investment can be sold off quickly. That are sometimes seen as short-term attempts to make money rather than long-term economic investment. तो FDI जो था वो long term investment था। आप अपनी फैक्ट्री खोल रहे हो, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रहे हो, आप अपने ब्रांचेस खोल रहे हो, क्या आप थोड़ा सा भी अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ तो क्या आप अपनी फैक्ट्री छोड़ के भाग सकते हो? नहीं। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे आप शेयर्स खरीद रहे हो, यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे ही आपको पता चलेगा इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है, आप जो है तुरंत अपना जो शेयर्स बेच के निकल जाओगे यहाँ से। वो आपके पास ऑप्शन रहता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और FDI को हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो, according to IMF, portfolio investment is defined as cross-border transaction and position involving debt or equity securities other than those included in direct investment or reserve asset. तो देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में दो चीज़ आ जाएगा, एक आएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एक आएगा क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? देखो, ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है बट वो इंटरेस्टेड है, वो चाहती है कि वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, ऐसी कंपनीज को हम लोग बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। देखो, according to SEBI, a foreign institutional investor is an institution established or incorporated outside India which proposes to make investment in India in securities. Then it will be called as foreign institutional investor as per the definition given by SEBI. तो किस तरह की कंपनीज की मैं बात कर रही हूँ? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बैंक्स, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। तो ये कंपनीज जब कोई लिस्टेड कंपनी में 10% से कम शेयर्स को खरीद रही है तब हम लोग उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर मतलब कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, कोई फॉरेन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अगर लिस्टेड कंपनी के 10% से कम शेयर्स खरीद रहा है, जैसे कि टॉम क्रूज, ठीक है। टॉम क्रूज अगर सपोज टाटा स्टील के 6% शेयर्स को खरीद रहा है, हम लोग उसको बोलेंगे क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखते हैं
सबसे ज़्यादा हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है? देखो, इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर एनुअल FDI इनफ्लो ऑफ $83.57 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो सबसे ज़्यादा FDI इनफ्लो इंडिया में रिकॉर्ड हुआ है इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो कितना था? देखो, 2018-19 में कितना रिसीव किया था इंडिया ने FDI? $62 बिलियन। 2019-20 में 74, 21 में 81 और 2021-22 में $83 बिलियन तक पहुंच गया FDI इनफ्लो इंडिया में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? सिंगापुर से। सिंगापुर इज एट द एपेक्स विथ 27%, फॉलोड बाय USA. Karnataka is the top recipient state with 38% share of the FDI equity inflow reported during financial year 2021-22. ठीक है, सबसे ज़्यादा FDI हम लोग के पास आता है सिंगापुर से। देखो, इकोनॉमिक सर्वे 2023, इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एवर FDI इनफ्लोज ऑफ $84.8 बिलियन इन सर्विसेज इन फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है, तो देखो, ऐसे करके जो है गवर्नमेंट जो है कैप फिक्स करती है, इसको बोलते हैं FDI कैप, मतलब लिमिट फिक्स करती है कि किन किन सेक्टर्स में कितना हम FDI अलाउ करेंगे। जैसे कि देखो, प्राइवेट सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट ने कितना FDI अलाउ किया हुआ है? 74%। पब्लिक सेक्टर बैंक में 20%। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी 100%। फिर फार्मास्यूटिकल में, ग्रीन फील्ड में कितना अलाउ है? 100%। ब्राउन फील्ड में 100%। तो ऐसे करके जो है गवर्नमेंट FDI कैप, मतलब एक लिमिट, एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स करती है कि इससे ज़्यादा जो है FDI अलाउ हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया FDI FPI क्या होता है, मेरिट डीमेरिट देख लिया। सबसे ज़्यादा FDI इंडिया में कहाँ से आया था इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22, ये भी हम लोगों ने देख लिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।